तो तुम्हारा स्वागत है टोक्यो गोल्ड री के पार्ट 1 में। सो आखिरकार हम आ गए यार। ज्यादा टाइम ना गवाते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। वैसे भी 11-12 बज रहे हैं और मुझे भी बहुत तेज नींद आ रही है। जल्दी रिकॉर्ड करते हैं और जल्दी सोने जाते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले एक चीज बोलूंगा, व्यूज रुकने नहीं चाहिए। एंड दूसरी बात, जो ये टोक्यो गूल री मांगा है वो टोक्यो गूल की मांगा से भी बेटर है। एंड अगर तुमने वो देखी है तो ये देखनी तो बहुत ज्यादा जरूरी है। शुरू में हो सकता है कि उतना मजा ना आए, बट बिलीव मी, थोड़ा पेशेंस रखना, आगे बहुत मजा आएगा। बीच में छोड़ दिया तो यू विल रिग्रेट। तो स्टार्ट करते हैं। यारे चलो, टाइम तो नहीं है बट रिकैप तो करवाना ही है। तो पिछले पार्ट में टोक्यो गूल की मांगा खत्म हुई थी, जिसमें इनकी फाइनल बैटल हुई थी, जिसमें योशिमुरा हार जाता है और ये एंतेकु डिस्ट्रॉय हो जाती है। आरिमा कानेकी की फाड़ कर रख देता है। कई सारे इन्वेस्टिगेटर्स भी मरते हैं और शिनोहारा तो कोमा में ही चला गया था। और लास्ट में हमें दिखाया जाता है एक दूसरा मेन कैरेक्टर, जिसका नाम था सासाकी हेइसे। एंड ये कानेकी है भी और नहीं भी। टोक्यो गूल री पार्ट 1। तो ये पार्ट शुरू होता है एक टाइम स्किप से, जहाँ 3 साल बीत चुके हैं। अब हमें दिखाए जाते हैं कुछ इन्वेस्टिगेटर्स, जिन्हें एक बॉडी पड़ी मिलती है। एंड वो समझ जाते हैं कि ये तोरसो का काम है। तोरसो एक गूल है जो अभी इनके एरिया में मर्डर वगैरह कर रहा है। एंड फिर हमें सीसीजी का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ हेइसे सासाकी था। एंड ये भी अभी रैंक 1 इन्वेस्टिगेटर बन चुका है। एंड अब इसके पास भी अपनी एक खुद की टीम है, जिसका एक बंदे का ब्लड सैंपल वही सीसीजी का डॉक्टर ले रहा होता है इनका चेकअप वेकअप करने के लिए। और उसका नाम था तारू मुत्सुगी, 19 साल की एक लड़की। और अब मैं ऐसे इसलिए बात कर रहा हूँ, ये लड़की तो है बट ये एक लड़की की तरह रहती है। उसके पीछे का रीजन तो मैं बाद में पता चलेगा। और मैं दूसरी तरफ दिखाई जाती है अकीरा माधु, जो कि अभी सीनियर इन्वेस्टिगेटर बन चुकी है। और वो सासाकी से बात कर रही थी और उसे बता रही थी कि उनकी स्क्वाड हिराको की स्क्वाड से काफी ज्यादा पीछे है। अब क्या है कि इन सीनियर इन्वेस्टिगेटर्स की भी ना अपनी अलग अलग टीम है। अकीरा की अपनी टीम, जिसके अंडर सासाकी भी आता है और उसके अंडर जितने भी बंदे आते हैं वो भी। फिर हिराको की स्क्वाड, हिराको तो तुम्हें पता ही होगा। और एक है शिमागुची की टीम। इन सारे स्क्वाड्स में इनकी स्क्वाड सबसे पीछे थी गूल्स को पकड़ने और उन्हें मारने में। इसलिए पूरे ऑफिस में इनका मजाक भी उड़ाया जा रहा था कि इनकी स्क्वाड कुछ नहीं कर सकती। और एक और वजह है जिसकी वजह से सब इनसे नफरत भी करते हैं, वो भी तुम्हें आगे पता चलेगा। अब उसके बाद कानेकी जब अपनी टीम मेंबर मुत्सुकी से मिलता है, देन फिर वो अपने दूसरे टीम मेंबर्स के बारे में उससे पूछता है। यस, इसकी टीम में 2 और मेंबर्स हैं। वो दोनों लड़के ही हैं। एक का नाम है यूरुई, जो कि रैंक 2 इन्वेस्टिगेटर है, और दूसरे का नाम है शिराजू, जो कि रैंक 3 इन्वेस्टिगेटर है। और हाँ, एक लड़की भी है, सेको, जो कि बाद में दिखाई जाएगी। अब कानी को पता चलता है कि जो उसके मेंबर्स हैं उरुई और शिराजू, वो बिना उसके ऑर्डर के तोरसो जैसे रेड ए गूल को पकड़ने के लिए गए हैं। इसलिए अब ये भाग कर जाता है दूसरी टीम के पास, जिसके पास तोरसो के केस फाइल्स थे, ताकि वो उन्हें पढ़कर ये पता लगा सके कि तोरसो उन्हें कहाँ मिल सकता है। अब वो टीम शिमागुची की टीम ही थी, जो कि अभी तोरसो के केस पर काम कर रहे थे। लेकिन वो साले ना तो उससे फाइल देते हैं, ऊपर से उसकी बेइज्जती करते हैं कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से ही तुम्हारी टीम मेंबर्स इधर उधर भाग रहे हैं। अब हमें दिखाया जाता है उरियू, जो कि एक टैक्सी में बैठा हुआ था। और हाँ, उरियू रैंक 2 इन्वेस्टिगेटर है, इसलिए वो इनकी स्क्वाड का लीडर भी है। अब वो उस कार ड्राइवर से बातचीत कर रहा था और तभी वो ड्राइवर बताने लगता है कि उसे खाने का बड़ा शौक है। लेकिन तभी वो उसकी गाड़ी रुकवाता और कहता है, मैं एक गूल इन्वेस्टिगेटर हूँ और मुझे तुम्हारी कार में से ब्लड की स्मेल आ रही है। एंड तभी हम देखते हैं कि वो ड्राइवर एक गूल था और वो फिर अपनी कागुने से उस पर हमला करता है। और उसके हमले इतने तेज थे कि वो इससे पहले अपनी ट्विंकी एक्टिवेट कर पाता, वो उसका बैग ही तोड़ देता है। लेकिन तभी पीछे से उसका साथी शिराजू आ जाता है उसे बचाने और उस पर हमला करके उसे ढेर कर देता है। लेकिन फिर वो अपने गार्ड डाउन कर देता है और पीछे से वो गूल अपनी कागुने उसके आर पार कर देता है। और फिर जो यूरियो था वो खाली हाथ उसके सामने भागता हुआ जाता है उसे मारने के लिए। एंड वो भी शौक था कि साला ये खाली हाथ से मुझे कैसे मार लेगा। लेकिन तब ये उसकी बॉडी के अंदर से कागुने निकलती है। एंड देन फिर वो उसे उससे चीर देता है। एंड फिर उसके बाद वहाँ उनका लीडर सासाकी भी आ जाता है। एंड हम देखते हैं जो शिराजू था वो भी एकदम फिर से हील हो गया था। एंड नाउ मुझे पता है कि तुम शॉक हुए हो कि ये तो गूल्स हैं, तो एसीजी वालों ने इन्हें इन्वेस्टिगेटर कैसे बना दिया। तो क्या है कि ये लोग गूल्स नहीं, ट्विंकीज हैं। 3 साल में बहुत कुछ बदल गया है। क्या है कि सीसीजी वाले अब सिर्फ ट्विंकी नहीं बनाते, अब उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी हो गई है कि अब वो ह्यूमन बॉडी के अंदर एक काकुआ फिट कर देते हैं, जिससे फिर वो गूल्स की तरह ही ट्विंकी निकाल कर लड़ सकते हैं।
दे आर लाइक अ हाफ गूल्स, इसलिए उनकी एक ही काकुगान भी एक्टिवेट होती है। काकुगान वही आंख जो गूल वाली होती है, लेकिन ये हाफ गूल जरूर है पर कानिकी वाले नहीं। अब इनमें और कानिकी में ये डिफरेंस था कि कानिकी को जिंदा रहने के लिए भी इंसानों को खाना पड़ता था, लेकिन इनके केस में ऐसा नहीं है, ये ह्यूमन फूड भी खा सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट गूल्स, दे हैव जस्ट अ पावर ऑफ गूल्स। एंड इसीलिए एससीजी वाले इन्हें यूज कर रहे हैं। इस बार उन्होंने क्विंग की बस उन्हें एक बैग में ना करके उनकी बॉडी में फिट कर दिया, और यही था रीजन जो कि दूसरे इन्वेस्टिगेटर्स इनसे नफरत भी करते हैं, बिकॉज दे थिंक दे आर सिमिलर टू गूल। हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ सजाकी उन दोनों को सुनाता है क्योंकि वो उसकी परमिशन के बिना यहाँ तोरसो को पकड़ने आ गए थे। वैसे असलियत में ये कमजोर सा गूल तोरसो नहीं था, लेकिन वो यही समझा रहा था कि अगर वो तोरसो होता और वो ज्यादा ताकतवर होता तो तुम दोनों बचते भी नहीं। लेकिन जो उरियो था ना, वो अपनी मनमर्जी चलाता था, जैसे एसपीडी में ब्लू रेंजर था। फिर हमें दिखाया जाता है तोरसो जो कि एक इंसानी लड़की की बॉडी को लेकर लेटा हुआ था और उसने उसका सर उड़ा रखा था। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है ससाकी जाता है अपने चेकअप के लिए, और फिर डॉक्टर उसे बता रहा था कि तुम्हारा तो सब नॉर्मल है, लेकिन जो तुम्हारे टीम मेंबर्स है ना, उरियो और शिराजू, उनका आरसी फैक्टर्स काफी हाई है। जरूर वो अपनी कागू ने जरूर उससे ज्यादा यूज कर रहे हैं। उनसे कहना वो गूल्स नहीं है, अगर ज्यादा यूज करा तो उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। और हाँ, जो मित्सूरी है उसका वैसे तो सब नॉर्मल है, लेकिन उसकी बॉडी में कुछ तो कमी है जिसकी वजह से जो उसकी काकुगान है वो हमेशा एक्टिवेट रहती है। इसलिए तुमने नोटिस किया होगा कि मुत्सुकी हमेशा एक आई पैच पहन कर रहती है। और इन तीनों स्क्वाड हिराको, मादो और शिमागुची के बीच एक मीटिंग होती है, और वहाँ शिमागुची और मादो की टीम की बहस हो रही होती है। ससाकी तो वैसे भी काम बंदा है, इसलिए वो आराम से उनकी बदतमीजी भी सह रहा था और वो शांत रहकर उन्हें रिप्लाई दे रहा था। लेकिन फिर अकीरा को गुस्सा आ जाता है और वो उनकी टीम को सुनाने लगती है और कहती है हमारी टीम के पास अगर तोरसो का केस होता ना तो 1 महीने के अंदर उसे पकड़ कर लिया था, और इन लोगों से इतने महीने में कुछ नहीं हो पाया। अब हिराको उनकी बहस वगैरह रुकवाता है, एंड अब शिमागुची की टीम से अब तोरसो का केस मादो की टीम को दिया जाता है। एंड अब मीटिंग खत्म होती है और वो वहां से बाहर निकलते हैं। तभी अकीरा रास्ते में ससाकी को एक खींच कर घुसड़ मारती है और कहती है ये जो तुम्हारी काइंडनेस है ना, एकदम तुम्हें जान से मार देगी, और हाँ मुझे तोरसो 1 महीने के अंदर चाहिए, समझे? मैं ये चैलेंज हारना नहीं चाहती। एंड देन उसके तुरंत बाद ही वहां आता है हिराको की टीम का एक बंदा जो उससे बातचीत करता है आराम से, और अब क्योंकि हिराको की टीम भी उनके इस तोरसो के केस पर सपोर्ट कर रही थी, इसलिए फिर वो दोनों आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। फिर वो बताता है एक और खतरनाक गूल है ओरोची द सरपेंट, जो कि अभी ऐसे रेड गूल बताया जा रहा है। वैसे वो उससे भी ऊपर लेवल का हो सकता है। एक असिस्टेंट स्पेशल इन्वेस्टिगेटर के साथ एक पूरी की पूरी टीम गई हुई थी, लेकिन उसने उन सबको मार दिया। फिर हमें दिखाया जाता है ओरोची जिसने एक गूल को पकड़ रखा था और वो फिर उसे तड़पा कर मार देता। हमें दिखाया जाता है कि जो ससाकी की टीम थी वो भी एक ही साथ एक ही घर में रह रहे थे। फिर हम देखते हैं कि जो शिराजू और उरियो थे वो तोरसो के केस के लिए काम कर रहे थे, और जो उरियो था उसका कोई इंटेंशन नहीं था कि वो हमेशा ससाकी के अंडर काम करे। वो चाह रहा था कि ये तोरसो का केस वो खुद सॉल्व कर ले एंड अकेला क्रेडिट लेकर उसका एक बड़ा प्रमोशन हो जाए। दैट्स व्हाट ही इज थिंकिंग। अब तभी उन्हें रास्ते में एक लड़की मिलती है और उनसे कहती है मुझे पता है तुम क्या ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हें तोरसो की इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों उस लड़की के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम है चिहोरी और वो 24 साल की है। लगती नहीं है बट है। और वो कहती है कि देखो मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दूंगी, लेकिन उसके बदले मुझे एक चीज चाहिए, तुम्हारे लीडर ससाकी का एक पर्सनल आइटम, टी शर्ट, सॉक्स, कुछ भी जिसमें उनकी स्मेल आ रही हो। और वो हैरान हो जाते कि यार इसे तो सब कुछ पता है, इसे तो हमारे बॉस तक के बारे में पता है। और वो ये भी हैरान थे कि इसे ससाकी क्या पर्सनल आइटम क्यों चाहिए। अब उन्हें वो कुछ फोटोज देती है और बाकी की फोटोज वो तब देगी जब उसको उसका कमीशन मिलेगा। वो फोटोज देखकर समझ जाते हैं कि भाई ये असली फोटोज हैं। अब उरियो यहाँ क्या करता है, शिराजू को मैनिपुलेट करता है और कहता है देख अगर तुझे प्रमोशन चाहिए ना जल्द से जल्द तो तुझे अकेले काम करना चालू करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तू टीम में रहकर काम करेगा तो सारा का सारा क्रेडिट टीम लीडर को मिल जाएगा और तेरे प्रमोशन के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। इसलिए फिर जब वो घर वापस जाते हैं तो ससाकी उनसे कहता है कि तोरसो को हमें 1 महीने के अंदर पकड़ना है, जो कि मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं अगर हम साथ रहकर एक टीम की तरह काम करें। लेकिन तभी शिराजू और उरियो उठकर वहां से चले जाते हैं ये कहकर कि वो अकेले काम करेंगे। अब अगले दिन ससाकी जाता है डिटेंशन सेंटर, वही दोनों तो पूरा से मिलने। अब उसे पहले से पता था कि ये तोरसो के बारे में पूछने के लिए आया है। वो बताता है कि उसने जहाँ जहाँ कत्ल करे वो काफी दूर दूर के एरियाज है, यानी कि उसकी रेंज काफी बड़ी है, यानी कि ऐसा हो सकता है कि वो अलग अलग जगह
सफर करता है, और अगर उसे ऐसी कोई जॉब चाहिए जहाँ उसकी आइडेंटिटी भी सेफ रहे और वो जगह जगह ट्रेवल भी कर सके, तो आई थिंक वो एक कैब ड्राइवर है। अब कानी की घर आकर तोरसो की फाइल को स्टडी कर रहा था, तभी उसे रियलाइज होता है कि तोरसो का एक पैटर्न होता है, जैसे वो अपने विक्टिम्स को मारता है, वो उनका पूरा सर देता है और उनकी एक टांग भी। फिर हमें दिखाई जाती है हिनामी, जो कि कैब में जाकर बैठती है और कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक आओगरी की तरफ से मैसेज है तोरसो, यानी कि वो आगे वाला ड्राइवर तोरसो है, यानी कि तोरसो भी आओगरी के साथ काम कर रहा है। हिनामी कहती है उन्होंने कहा है कि तुम थोड़ी कम थिंग्स करो क्योंकि शिशिजी को तुम पर शक हो रहा है। एंड आई एम सो शॉक्ड क्योंकि इससे पता चल रहा है कि हिनामी आओगरी के लिए काम कर रही है। क्यों? सबके जवाब मिलेंगे तुम्हें आगे। एंड देन तोरसो भी उसे फिर एक पेन ड्राइव देता है। एंड अभी तक हमें तोरसो का फेस रिवील नहीं किया है, हमें दिखाया जाता है कि ओरी और सिराजू ने इन्फॉर्मेशन के लिए उस लड़की ची को ससागी की अंडरवेयर दी थी एज अ पर्सनल आइटम। एंड देन वो बाकी के फोटोज उसे लेते हैं। मतलब देख रहे हो भाई, चड्डियों से भी केस सॉल्व हो जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मुत्सुकी ससागी के साथ बैठी हुई थी। एंड फिर उन्हें पता चलता है कि किन किन एरियाज में तोरसो ज्यादा आया करता है। अब अगले दिन मुत्सुकी उसी एरिया में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तभी उसे एक कैब मिलती है और वो उसके अंदर जाकर बैठ जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद चलने के बाद वो कैब ड्राइवर उस पर हमला करने लगता है। एंड हम देखते हैं कि वो साला तोरसो ही था। और फिर वो उससे कहता है मुझे पता था यू आर अ गर्ल। हमें दिखाए जाते हैं मुत्सुकी के पास्ट की कुछ ग्लिम्पसेस। तो क्या था कि एक गूल ने इसके माँ बाप भाई बहन पूरे परिवार को मार दिया था, जिसके बाद फिर ये शिजी के साथ ही रहने लगी। तभी से उसे लड़की बनने में अजीब सा लगने लगा और फिर ये एक लड़के जैसा ही प्रेटेंड करने लगी। और यहाँ पर भी सारे कैरेक्टर्स इसे एज अ मेल ही कंसीडर करते हैं, इवन दो इसका पूरा शरीर लड़की का है। और अभी भी अगर तुम्हारे दिमाग के अंदर क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों, तो मैं कहना चाहूंगा इट्स हर चॉइस। हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ मुत्सुकी तोरसो से लड़ने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो भी काफी स्किल्ड था और फिर वो उसमें अच्छे से धुनाई लगाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं ओरियो और सिराजू पीछे से आ जाते हैं अपनी बाइक लेकर और फिर वो उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो उस तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे, उसकी स्पीड काफी तेज थी। तभी एक पुलिस की गाड़ी उनके पास आती है, लेकिन तोरसो अपनी कागुने से उन दोनों के सर उड़ा देता है और उस पर और कोई चारा नहीं था। वो गाड़ी रोकता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। वो दोनों भी फिर उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक और गूल आया था जो कि था एसरेट ओरोची द सर्पेंट, और उसका मांस भी एक स्नेक जैसे लग रहा था। वो कहता है सॉरी बट ये बंदा मेरा है। एंड देन अब उनकी बैटल स्टार्ट होती है और वहां साफ दिख रहा था कि एक एसरेट गूल कितना खतरनाक होता है। वो उन दोनों को ही एक साथ कुत्ते की तरह धो रहा था और उन्हें समझ तक नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। सिराजू कहता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए वरना हम बेवजह मारे जाएंगे। तभी ओरियो को अपने पास्ट के कुछ ग्लिम्स याद आते हैं और हमें दिखाया जाता है कि जो उसका बाप था वो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटर था जो वन नाइट गूल से अकेले फाइट करते हुए मारा गया। ओरियो कहता है भाड़ में जाओ और वो अपना हाथ काट कर अपना ही मांस खाने लगता है ताकि वो अपनी कागुने एक्टिवेट कर सके। लेकिन इतने में ओरोची उन पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि बीच में ससाकी आकर उन दोनों को बचा लेता है और अब उन दोनों की बैटल स्टार्ट होती है। अब ससाकी भी ओरोची के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था, वो भी उस पर हमला करके उसके मुंह से खून निकाल देता है। लेकिन उसी वक्त ससाकी के अंदर से एक आवाज आती है, यार वीक ससाकी मुझे आने दो बाहर। और यहाँ हमें कंफर्म हो गया था कि ये ससाकी ही कानी की कैन है। शायद जब उस लास्ट बैटल में जब ये आरिमा से हरा था बुरी तरह, तभी शायद इसकी याददाश्त चली गई थी। एंड नाउ अब इसे कुछ भी याद नहीं। अब हम देखते हैं कि फिर उसका वो डीमन उस पर हावी हो जाता है और अब वो अपनी असली कागुने एक्टिवेट करता है और अब उसकी स्पीड और बढ़ जाती है और वो और तेजी से उस पर अटैक कर रहा था। लेकिन अभी भी ओरोची उस पर हमला करके उसे चीर देता है, लेकिन इस बार वो उस दर्द को भी एंजॉय कर रहा था। तभी वो अपने कागुने को अभी और तेजी से बढ़ाता है और उसे चौंकाते हुए अपनी कागुने को जमीन से निकाल कर उसके आर पार कर देता और इस सरप्राइज अटैक से वो पूरी तरह घायल हो जाता और फिर वो बेकाबू होकर उसके पास आकर उसे मारने के लिए आता। लेकिन तभी वो देखता है कि वो ओरोची असल में नशे हुआ था। वो कहता है तुम्हें अभी तक शांति नहीं मिली खाने की। एंड जब ससाकी कानिकी का नाम सुनता है तो उसका दिमाग एकदम से फटने लगता है और यहाँ से मौका देखकर ओरोची वहां से निकल जाता है। तभी तुरंत ही वहां हिराको की स्क्वाड आ जाती है और फिर वो कानिकी को कंट्रोल करते उससे पहले ही पीछे से अकीरा एक स्नाइपर से कानिकी को शूट करके बेहोश कर देती है। हमें इसके बाद दिखाया जाता है कि जब ये घर पहुंचते हैं तो वहाँ ससाकी ओरियो के एक खींच के चाटा लगाता है उसकी इससे दोबारा लापरवाही के कि वो बिना बताए तोरसो को मारने अकेला चला गया। और उसके बाद ससाकी ओरियो को उसकी स्क्वाड लीडर की पोजीशन से हटा देता है और शिराजू को
नया लीडर बनाया था। तभी यूरियो गुस्से में कहता है, तुम्हें यह बोलने का हक कोई नहीं, बिकॉज तुम एक इंसान नहीं, एक गूल हो। लेकिन तभी शिराजू उसे मारता है और उसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस से ऐसे बात करने की। फिर ससागी को अगले दिन अरीमा बुलाता है और आते ही उसमें एक खींच कर लात मारता है और कहता है कि तुमने ओरियो को हटा के शिराजू को लीडर बना दिया, जिसमें कुछ लीडरशिप क्वालिटी ही नहीं है। बट दूसरी तरफ से देखा जाए तो तुमने काफी सही डिसीजन लिया। ससागी कहता है, आपने मुझे सिर्फ इसके लिए यहाँ बुलाया, आप मुझे कुछ कहोगे नहीं, क्योंकि मैंने पिछली फाइट में अपना आपा खो दिया था, जिसकी वजह से ओरुचि भी भाग गया। अरीमा कहता है, ऐसा होता है कभी कभी, तुम्हें पता था कि तुम उसे बिना खागोने के नहीं हरा पाओगे, इसलिए तुमने एक्टिवेट की। वैसे क्या तुम्हें फिर से आवाजें सुनाई दी थी? ससागी कहते हैं, हाँ, वो कह रहा था कि मुझे अपनी बॉडी दे दो। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क्या मैं सच में पहले ऐसा था। मेरी जिंदगी के 20 साल मुझे याद ही नहीं कि मैंने कैसे बिताए, क्या किया। बट करेंटली मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ मेरी एक फैमिली है। देखा जाए तो आप मेरा एक फादर की तरह ख्याल रखते हो और मिस मा तो मेरी मदर की तरह। अरीमा फिर ससाकी को उसकी एक किताब भी वापस करता है, जो ससाकी ने ही उसे रिकमेंड करी थी पढ़ने के लिए। यहाँ तो मैं साफ साफ दिख रहा होगा कि उनका रिलेशन काफी कैजुअल और क्लोज है। लेकिन तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा होगा ना कि अरीमा ने जब कहानी को बिल्कुल खत्म कर ही दिया था तो उसने उसे मारा क्यों नहीं और इसे इन्वेस्टिगेटर क्यों बना दिया। जवाब मिलेगा इस सब का, वेट। उसके बाद फिर ससाकी अकीरा से मिलता है और फिर वो उसे बताती है कि जो शिमोगुची की पूरी टीम थी वो एक ऑपरेशन के वक्त एक गूल के हाथों मारी गई। सिर्फ उसमें शिमोगुची ही बचा हुआ है, जो कि अभी हॉस्पिटल में है, और वो गूल था आउगुरी का रैबिट, डबल एस रेड गूल, यानी कि तुम्हें पता ही है आया तो। अब उसके बाद वो शिमागुची से मिलने जाते हैं हॉस्पिटल और उससे उस इंसिडेंट की सारी डिटेल्स लेते हैं। और फिर जब वो गाड़ी में जा रहे थे फिर अकीरा सासाकी को बताती है कि जो रैबिट गूल है उसने ही मेरे पापा को मारा था और उसने काफी पहले आउगुरी ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद उसने 7th वार्ड के इन्वेस्टिगेटर्स को मारना चालू करा और उसके बाद सालों साल वो ताकतवर होता चला गया। और फिर हमें दिखाई जाती है तोरसो की फाइल, जिसमें उसकी फोटो भी थी, यानी कि उसकी आइडेंटिटी अब रिवील हो चुकी थी और हाँ, उसका असली नाम था कराओ सेकी। और अभी ऐसा भी बताया जा रहा है कि तोरसो को भी आउगुरी ने अपने अंडर ले लिया है। अकेले कहती है अभी शिमागुची को काफी लो फील हो रहा होगा, जिनके साथ तुम ज्यादा टाइम बिताते हो, उन्हें खोने के बाद बहुत परेशानी होती है। हमें ओरियो दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर के पास जाता है और उनसे कहता है कि उसके कागुने के फ्रेम लेवल्स बढ़ा दो ताकि उसके कागुने और स्ट्रांग हो सके। लेकिन क्योंकि ये गूल नहीं इंसान है, इसलिए इसकी बॉडी में इसका खतरा हो सकता है, इसलिए वो उसे मना कर देता है बिकॉज इट्स वेरी रिस्की। अब वो बाहर जा रहा था तभी उसे रास्ते में मिलता है तकेयोमी कुरोआवा, वही इवाओ कुरोआवा का बेटा। और अब हमें दिखाया जाता है कि ओरियो उसे काफी ज्यादा चिढ़ता है और उसका रीजन था उसका बाप, क्योंकि ओरियो का जो बाप था वो इवाओ का सीनियर था और काफी साल पहले जब उनका एनकाउंटर वन नाइट गूल से होता है तो ओरियो का बाप अकेले वहां रहकर उससे लड़ता है ताकि बाकी सब वहां से निकल सके और इसीलिए फिर वो मारे जाते हैं। और उसे इस बात से दिक्कत थी कि अगर इसका बाप और बाकी सब साथ में रहकर लड़ते तो शायद वो आउल को मार सकते थे और उसका बाप मरता भी नहीं, और इसीलिए वो उसके बेटे से साफ मुंह बात भी नहीं करता। भाई में दिखाया जाता है आयातो जो कि तोरसो से बात कर रहा था। अब वो उसे पूछता है ससाकी के बारे में। दूसरी तरफ ससाकी की टीम के पास एक नया मिशन आ गया था और इस बार उनका टारगेट था नट क्रैकर, और वो ऐसी गूल थी जो दूसरे इंसानों के नट क्रैकर तोड़ती थी। इससे तुम्हें किसी की याद तो जरूर आई होगी, या ज्यूजो की। फिर ससाकी बताता है कि जो इस केस को लीड कर रहे हैं वो है सुजुया ज्यूजो, ही इज अ मास्टर ऑफ नाइफ्स। वैसे पहली बार जब मैं उनसे मिला पता नहीं क्यों उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए थे, समझे क्यों? क्योंकि उसने उसका पर्स मारा था, याद हो तो। यानी कि इसका मतलब है कि कुछ इन्वेस्टिगेटर्स को पता है कि कहानी की कैन ही ससाकी ही से है। अब इसके बाद ससाकी इन्हें एक कैफे में ले जाता है कॉफी पीने के लिए और उस कॉफी शॉप का नाम था री। सुनाओ अब तुम्हें पता चल गया होगा कि क्यों इस सीरीज का नाम टोक्यो गूल री था। अब जैसे ही वो कैफे में घुसते हम देखते हैं कि वहां काम कर रहे थे योमो और तोका। तो कैसी लग रही है मांगा? अगर अच्छी लग रही है तो तुम्हें पता है क्या करना है, लाइक शेयर, डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया के लिंक है, फॉलो करो। हमें दिखाया जाता है कि वो उस कैफे से बाहर आ गए हैं और ससाकी एक अलग ही दुनिया में खोया हुआ है। फिर वो घर आते हैं, वहाँ यूरियो बैठा हुआ था एंड देन उन्हें पता चलता है कि उनका एक मेंबर जिसका नाम है सेiko, वो साली आखिरकार अभी घर में थी। अब इसलिए वो उन्हें घर में नहीं दिखती थी क्योंकि ये सब तो जल्दी तैयार होकर सुबह सुबह निकल जाते थे अपनी जॉब के लिए, लेकिन वो आराम से दोपहर तक सोती थी एंड फिर आधी रात को पार्टी शार्टी कर वापस आती थी।
इसलिए ये लोग काफी उनसे दुखी थे क्योंकि ये उनके केस वगैरह में बिल्कुल हेल्प नहीं कर रही थी। अब एक गुस्से में दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचते हैं और वो अभी भी आलस में बेड पर पड़ी हुई वीडियो गेम्स खेल रही थी। ओरियो उससे कहता है कि शिजी के लोग तुम्हें नौकरी से निकालने वाले हैं। उन्हें पता चल गया है कि तुम कुछ काम वगैरह तो करती नहीं हो, इसलिए अब नौकरी के साथ सैलरी भी कट। अब ये सुनकर वो डर जाती है और कहती है नहीं नहीं नहीं, मैं काम करूंगी। वो बताते हैं कि हमें कल जाना है सुबह 7:30 बजे इन्वेस्टिगेटर सुजुया के साथ हमारी मीटिंग है। हमें अगले दिन दिखाया जाता है कि सुबह सुबह सब तैयार हो चुके थे, लेकिन सेको अभी तक आराम से सो रही थी। अब शिराजू को काफी गुस्सा आता है और वो उसे उठाने के लिए जाता है और बाकी की सब मीटिंग के लिए निकलते हैं। अब वहाँ उन्हें मिलता है जुजो का राइट हैंड मैन रैंक 2 इन्वेस्टिगेटर हानाबे अबारा। वो अंदर ले जाता है उन्हें और यहाँ सीन कट होता है। अब हमें इस कैफे का सीन दिखाया जाता है कि वहाँ तोका उनका ऑर्डर वगैरह लेती है एंड ससाकी पता नहीं क्यों, लेकिन वो तोका को वही घूरे जा रहा था, क्या उसने उसे कहीं देखा हो। एंड तभी हम देखते हैं कि सामने एकदम से वहां आकर योमा भी बैठ जाता है और उसे घूरने लगता है। ससाकी कहता है हमने 3 कॉफी ऑर्डर की है। फिर योमा वहां से चला जाता है कॉफी बनाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि जब वो कॉफी पीते हैं तो कॉफी इतनी अच्छी थी कि ससाकी के आंसू निकल आते हैं और उसे भी पता नहीं चल रहा था कि वो रो क्यों रहा है। तभी तोका आती है और वो उसे अपना हैंकी देती है। और अब हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि भागकर जूजो आता है उनकी मीटिंग के लिए और हमें दिखता है कि जूजो ने अपने बाल काले करा लिए थे और नाउ वो असिस्टेंट स्पेशल इन्वेस्टिगेटर बन गया था। अब जूजो सीधे भाग कर आता है और ससाकी पैंट में हाथ डालकर कुछ चटर पटर खाने की चीजें निकाल लेता। आई मीन इट्स लाइक अ ड्रिल। ससाकी को पता है उसे खाना पसंद है, इसलिए वो उसके लिए कुछ ना कुछ अपनी जेब में डालकर लाता था। फिर हमें दिखाया जाता है कि शिराजू सेको को अपनी गोदी में बिठाकर वहां ले आया था जो कि अभी भी सो रही थी। अब मीटिंग स्टार्ट होती है। उन्हें वो बताता है कि जो ये नट क्रैकर है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए काम करता है, जहाँ ये ह्यूमंस को पकड़ कर लेकर आता है जैसे गूल्स रेस्टोरेंट में हुआ करता था। और ऐसा भी कहा जाता है कि इसके कनेक्शन बिग मदेम के साथ है। यू नो ना, वही थे जिसने जूजो के नट क्रैक किए थे। अब ससाकी और उसकी टीम को नटक्रैकर के एक यूजुअल लोकेशन का पता चलता है जहां पर वो आया करती थी और वो उस रेस्टोरेंट में जाते हैं अपना भेस बदल कर। लेकिन वहां तभी गलती से शिराजू से एक गिलास टूट जाता है और वहां नटक्रैकर को शक हो जाता है, जहां उनका ये प्लान फेल हो गया था। हमें दिखाया जाता है जो उरियो था वो ससाकी के पास आता है साइन लेने के लिए। उसे जो अपनी कागुने के लेयर लेवल बढ़वाने हैं उसके लिए उसे अपने लीडर ससाकी के सिग्नेचर की जरूरत है। ससाकी कहता है मुझे थोड़ा वक्त चाहिए इसे सोचने के लिए। हमें दिखाया जाता है एक और गूल कनाए रोजवेल्थ जो कि असलियत में अपना सुकियामा का बंदा था। यार वही मैं सोचूं, उसकी तो कमी थी यार इस सीरीज में, उसके बिना तो मजा ही नहीं आ रहा था। वो कहता है मेरे मास्टर काफी परेशान है एक गूल के पीछे। कितने सालों से उन्होंने अच्छे से अपना खाना भी नहीं खाया, ऐसे उनकी हालत और खराब होती जा रही है। फिर हमें दिखाया जाता है ची, वो इन्फॉर्मल लड़की, उसे इसी ने सुकियामा के लिए ससाकी की अंडरवेयर लाने को कहा था। सुकियामा अंडरवेयर, चलो वैसे भी ये बहुत क्रेजी बंदा है, कुछ भी कर सकता है। अब हमें ये भी दिखाया जाता है कि जो उनकी जूजो के साथ मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में उन्होंने ये भी बताया था कि जो ये मदर मे है और बाकी सब है वो एक स्टेडियम में ऑक्शन कराते हैं जहां वो ह्यूमन पेट्स को खरीदते हैं और वहीं हम जाकर उन्हें नंगे हाथों पकड़ सकते हैं। अब ससाकी इस मीटिंग के बाद सीधा जाता है उस दोनातो पुरा से मिल। वो उसे कहता है ये केस वगैरह छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम्हारी याददाश्त अब कैसी है जो तुम्हें बार बार आकर परेशान भी करती है। वैसे तुम सोचते तो यही हो कि तुम्हें वो याददाश्त कभी वापस ना आए और तुम यही लाइफ हमेशा जी सको, बट कभी कभी तुम्हें क्यूरियोसिटी भी होती है और तुम्हें जानने का मन भी करता है कि असलियत में तुम क्या थे पहले। ससाकी कहता है मे बी यू आर राइट, बट हाँ एक बात मैं श्योर करके बोल सकता हूँ कि जो वो ओरोची था उसे मैं पहले से जानता था। वो कहता है अ की टू अनलॉकिंग द गेट ऑफ योर मेमोरी, हिज नेम इज। बस यही सीन काट दिया जाता है एंड आई थिंक जो इस सीन में ये बंदा खड़ा भी है और जिसकी ये बात कर रहा है तो इसकी मेमोरीज को वापस ला सकता है वो शायद योशिमुरा है। तुम्हें क्या लगता है, तुम भी कमेंट करके बताना। अब ससाकी घर जाता है और अपनी टीम से कहता है कि हमें लड़कियां बनना होगा। अब ये लड़की का चक्कर ऐसा है कि जो नट क्रैकर है वो जो इंसानों को उठाता है अपने ऑक्शन के लिए वो उन्हें क्लब्स वगैरह से ले जाता है जिनमें भी उसे इंटरेस्ट आता है। अब वो लड़की का भेज लेकर उस क्लब में पहुंच जाते हैं जहाँ रिसेंटली नट क्रैकर आया करती थी। एंड एक बार तुम शिराजू को देखो, आई मीन भाई तुम्हें लड़के बुलाने हैं अपने पास या भगाने हैं। अब उनका यहाँ आने का यही प्लान था कि वो नट क्रैकर की बस नजर में आ जाए। और अब वहाँ देखते हैं तो काने की एकदम पटाखा लग रहा था और उसने यहाँ तक कि अपना खुद मेकअप भी करा था एकदम परफेक्टली। लेकिन जो मुत्सुकी थी
वो काफी घबरा रही थी क्योंकि वहां के लड़के उसे भी घूर रहे थे। अब हम देखते हैं कि सामने ही भी नट क्रैकर भी खड़ी हुई थी। जैसा मैंने बताया, मुत्सुकी की वैसे भी फटी रही थी, इसलिए वो गलती से जाती है और एक आधा शॉट लगा लेती है और फिर नशे में जाकर नट क्रैकर से बात करती है। अब ससाकी वगैरह को लग रहा था कि वो भाई उनके तो लग गए, लेकिन फिर मुत्सुकी वापस आती है और उसके साथ वो नट क्रैकर की कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी लेकर आती है एंड उसने उसे एक जॉब भी ऑफर करी थी और उनका यहाँ आने का मकसद पूरा हो जाता। अभी हम देखते हैं कि पीछे उस डिस्को में ही निको भी था और वो कानेकी को पहचान लेता है कि बहन ये तो देखा देखा लग रहा है। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि ससाकी इस पूरे ऑपरेशन के हेड असिस्टेंट स्पेशल इन्वेस्टिगेटर आसुरी वाशु से मिलने के लिए जाता है और ये योशितोकी वाशु का बेटा है, वही योशितोकी जिसने पिछला पूरा ऑपरेशन संभाला था। हमें दिखाया जाता है कि ये भी काफी स्किल्ड बंदा है, पहले जर्मनी में ही एक इन्वेस्टिगेटर था और इन वाशु की जो पूरी फैमिली है वो काफी सालों से जनरेशन टू जनरेशन सीसीजी में ही काम कर रही है। अब वाशु कहता है जो तुमने ये लड़की के भेस में जाकर इसे तुम्हें नट क्रैकर की कॉन्टेक्ट डिटेल तो मिली गई, बट इतने से कुछ नहीं होने वाला। अब तुम मुत्सुकी को अंडर कवर करके ऑक्शन में भेज दो नट क्रैकर के साथ, तभी हम उनके ठिकाने का पता लगा सकते हैं। कानी कहता है बट मुत्सुकी इतने बड़े रोल को हैंडल नहीं कर पाएगी, मे भी बीच में गड़बड़ हो जाए और वो मारी भी जा सकती है। लेकिन वासु कहता है मैंने ऑर्डर दे दिया ना, बस दे दिया, कहते हैं ना बस कह दिया। साइड में खड़ा ज्यूजो कहता है कि क्या मैं जा सकता हूँ मुत्सुकी के साथ उसका एक फ्रेंड बनकर। और वासु उसके आइडिया से एग्री कर देता है और फिर वासु वहां बुलाता है हिराको, शिमुगुची और मादो को एंड देन वो कहता है कि तुम तीनों सूर्य की स्क्वाड और S2 की टीम इस प्लान का हिस्सा होगी और S2 टीम का लीडर ये खुद है। एंड देन फिर वो पूरा प्लान बताता है ऑपरेशन ऑक्शन स्वीप का। जब वो बाहर आते तो अकीरा ससाकी से कहती है अगर S2 भी इस प्लान में जुड़ रहा है तो इसका मतलब ये काफी ज्यादा बड़ा मिशन होने वाला है। एंड देन फिर हमें दिखाया जाता है आयातो जो कि छत पर खड़ा हुआ था और तभी ये तो वहां आता है और कहता है कि तातारा ने कहा है कि अभी जो ऑक्शन होने वाला है उसमें तुम्हें बिग मैडम की रक्षा करनी है, यानी कि तुम्हें उसका बॉडीगार्ड बनना है। हम देखते हैं जब वो अंदर कमरे में जाता है तो वहाँ तोरसो तो था लेकिन वहाँ हिनामी भी थी। नाउ ये साफ हो गया था कि यस हिनामी भी आओगिरी के लिए काम कर रही थी और वो उस वक्त उनके लिए आवाजों को सुनकर उन्हें एनालाइज कर रही थी। आई थिंक ये भी इसकी एक एबिलिटी है। अब आया तो उन दोनों से कहता है कि हमें ऑक्शन में चलना पड़ेगा, एक मिशन है। हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता था तो ससाकी अपने सारे मेंबर्स को ट्रेनिंग दे रहा था, लेकिन उधर उरियो नहीं था। वो भाई तैयार होकर एकदम राजा बाबू बनकर जाता है योशितोकू वासु के पास, जो इस वक्त सीजी का मेन ऑफिस का ब्यूरो डायरेक्टर था, मतलब सिर्फ चेयरमैन की एक पोस्ट से नीचे। अब उससे सीधे डायरेक्ट रिक्वेस्ट करने के लिए आया था कि उसके कागुने के लेयर लेवल्स को बढ़ा दिया जाए। अब योशितोकी भी कहता है ये काफी रिस्की है, तुम्हें बताया ना। तभी कोइंसिडेंटली वहां अरिमा आता है अपनी अराता रिप्लेसमेंट कराने के लिए। तभी योशितोकी अरिमा से कहता है अरिमा तुम बताओ यूरियो के रिक्वेस्ट को मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। अरिमा कहता है हाँ बिल्कुल आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, मुझे लगता है कि ये और पावर को संभाल सकता है। और यहाँ ये सुनकर यूरियो खुश हो जाता है कि केशियो अरिमा ने उसे रिकॉग्नाइज्ड किया। हमें दिखाया जाता है कि अभी एक हफ्ता था ऑक्शन के लिए। जो मुत्सुकी थी वो जुजो के पास जाकर ट्रेनिंग ले रही थी और जो ससाकी था वो अपने मेंबर्स को ट्रेन कर रहा था, लेकिन जो यूरियो था वो अकेला ट्रेनिंग कर रहा था। एंड देन फिर हमें दिखाया जाता है कि ऑक्शन का दिन आता है। मुत्सुकी और जुजो निकलते हैं लड़की का भेष लेकर। हमें दिखाया जाता है जो ऑक्शन था वो एक बहुत ही बड़ी जगह हो रहा था और वो एकदम ही आलीशान जगह थी। और हम देखते हैं कि वहाँ काफी सारे लोग आए हुए थे जिसमें सुजुकियामा का चमचा कनाया भी था। तभी हम देखते हैं तो मुत्सुकी को होश आता है और वो एक रूम में बंद थी। उसे याद ही नहीं था कि वो यहाँ कैसे आ गई। शायद जैसे ही वो गाड़ी में बैठी थी नट क्रैकर ने कोई स्लीपिंग गैस वगैरह छोड़कर उन्हें बेहोश कर दिया। हमें दिखाया जाता है कि बिग मैडम भी वहाँ प्रेजेंट थी। अब वहाँ ऑक्शन स्टार्ट होने से पहले वहाँ दो जोकर आते हैं और वो करतब दिखाना चालू कर देते हैं और उसके बाद वहाँ आता है एक और क्लाउन और साफ पता चल रहा था इसका हेयर स्टाइल और इसकी गर्दन पर ये टैटू देखकर कि ये ऊटा था और यही यहाँ का मेन होस्ट था। अब ऑक्शन चालू होता है और बेट्स लगना चालू हो जाती है। यहाँ तक कि ऑक्शन में ये साले एक्टर वगैरह भी उठा कर ले आते हैं। मतलब यार समझ रहे हो ना कि इनकी पहुंच कहाँ तक है, मतलब किसी को भी ला सकते हैं ये इस ऑक्शन में। अब बारी आती है मुत्सुकी की और होस्ट को उसमें कुछ सेंस हो जाता है और उसके बाद उसका जो आई पैच था वो निकाल देता है। अब सब उसकी एक काकुगान देखकर हैरान हो जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि ये
वन आइड गूल है। वहाँ आया तो और हिनामी के साथ जो तोड़सो बैठा था वो उसे देखकर पागल हो जाता है और कहता है आया तो हम कैसे बिड कर सकते हैं। वो कहता है अबे चुप कर, पागल हो गया क्या। और भाई ये सही में बंदा एकदम साइको है और वैसे भी इसने कई दिनों से किसी को मारा नहीं है तो इसके अंदर और ज्यादा खुजली मच रही। अब सीधा बिड चालू होती है इसके लिए 10 मिलियन से। और जो कनाई था वो भी इसे देखकर हैरान हो जाता है और वो सोच रहा था कि मेरे मास्टर सुकियामा को भी वन आइड गूल से ही ऑब्सेशन है, इसलिए वो भी सोचता है कि इसे बिड कर कर मैं खरीद लेता हूँ। अब कनाई और बिग मैडम के बीच काफी ऊंची तक बोली लगती है, लेकिन आखिर में आकर मैडम उसे 200 मिलियन की ऊपर की बोली से ले जाती है और फिर नट क्रैकर जो थी वो उसे अपने साथ बैक स्टेज पर ले जाती है और फिर वो कहती है जरा 200 मिलियन को किस करके तो देखूं। तो हम देख सकते हैं कि ये थोड़ी मनी माइंडेड भी है। एंड अब उनके पास आखिरी आइटम बचा हुआ था ज्यूजो। अब जैसे ही वो ऑक्शन के लिए आता है वो कहता है पेमेंट की कोई जरूरत नहीं। एंड देन तुम्हें याद होगा कि उसका एक पैर कट गया था पिछली फाइट में और जो उसने अभी पैर लगा रखा था ना वो एक नकली पैर था और तभी वो उसमें से अपने चाकू निकालता है और सीधा वो होस्ट को चीर देता है। एंड फिर वो पब्लिक पर भी अटैक करना चालू कर देता है। एंड अब वहां भगदड़ मच जाती है। तभी हम देखते हैं कि जो इन्वेस्टिगेटर्स थे वो भी बाहर आ चुके थे। अंदर हम देखते हैं जो मदाम के बॉडीगार्ड से आया तो हिनामी और तोरसो वो आगे को आ जाते हैं। अब कनाए वहां खड़ा सोच रहा था कि मैं पैसे से उस लड़की को जीत नहीं पाया, लेकिन अभी इस भसड़ का फायदा उठाकर उसे ले जा सकता हूँ। 5 बिल्डिंग के ऊपर हम देखते हैं तो नाकी और उसके साथ ही वहां आ गए थे। और तुम्हें पता ही है भाई नाकी एक नंबर का साइको है। वो क्या करता है सीधे नीचे आकर कूदता है और इन्वेस्टिगेटर्स को मारने लगता है और अब बाहर भी भसड़ चालू हो जाती है। अंदर हम देखते हैं कि जूजो और आयातो की फाइट चालू हो जाती है। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं तो मुत्सुकी को नट क्रैकर ने एक कमरे में सेफली बंद कर दिया था। एंड तभी वहां आता है कनाए उसे लेने के लिए। अब अंदर हम देखते हैं तो एंट्रेंस से ससाकी की टीम भी घुस चुकी थी। एंड पीछे जब इन्वेस्टिगेटर्स ससाकी को हमला करते हुए देख रहे थे तो वो कह रहे थे यार ये तो बिल्कुल अरीबा की तरह मूव करता है। और तभी एक गूल उनके रास्ते में आकर उन पर अटैक करता है। एंड भाई 1 मिनट के लिए मुझे लगा कि ये रॉक क्या कर रहे हैं। You smell what the rock is cooking. अब बाहर अकेले नाकी सारे इन्वेस्टिगेटर से लड़ नहीं पा रहा था, इसलिए फिर उसकी पार्टनर मीजा को उसकी मदद करने के लिए आना पड़ता है। और तभी अकीरा वहां आती है नाकी से लड़ने के लिए। वो कहता है यू लुक फैमिलियर। अंदर अब देखते हैं कि कनाए मुत्सुकी का हल्का सा खून टेस्ट करता है एंड उसे मजा आ जाता है। वो कहता है ये परफेक्ट गिफ्ट है मेरे मास्टर के लिए। एंड तभी हम देखते हैं कि वहां तोरसो आता है और उसमें बजाने लगता है और फिर वो अपनी काबू ने मुत्सुकी के भी आर पार कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा ये सब कुछ स्क्रीन पर बैठकर आराम से देख रहा था और वहीं एतो भी थी। एतो कहती है क्यों ना अब हम ताकीजावा को भेजे। एंड दैट वाज द बिगेस्ट शॉकर। हमें लगा था कि पिछले पार्ट में ताकीजावा मर गया लेकिन वो जिंदा है एंड अभी उसे एक्सपेरिमेंट करके एक खूंखार गूल बना दिया गया। हम देखते हैं वहां ऑक्शन स्टेज पर वो जोकर जो थे वहां नाच रहे थे, वो भी साले बड़े ही खतरनाक तरीके से उन इन्वेस्टिगेटर्स को पेल रहे थे। बाहर हम देखते हैं तो नागी और अकीरा की फाइट चालू हो जाती है। अब अकीरा का जो क्विंकी था वो क्या था कि वो स्ट्रेट में जाकर स्ट्रेच होकर हमला करता था। तो नागी सोचता है कि एक बार इसे स्ट्रेच कर लेने दो, फिर मैं ओपनिंग देखकर इस पर हमला कर दूंगा। एंड ऐसे ही वो सोचता है करने का, लेकिन फिर वो देखता है कि उसने उसे घुमाकर उसके आर पार कर दिया था। अकीरा कहती है इस कागुने को कंट्रोल करना काफी मुश्किल था, लेकिन अब मैंने इसे मास्टर कर लिया। अब ये मेरे उंगलियों पे नाचता है, जहां भी चाहूँ वहां मैं इसे मूव करा सकती हूँ। अब पीछे से दूसरे इन्वेस्टिगेटर्स भी नागी पर गोलियों से हमला करके उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी बीच में उसके दोनों चमचे आ जाते हैं और वो गोलियों से छल्ली होकर मर जाते हैं और उन्हें ऐसा मरते देख नाकी पगला जाता है। फिर हम देखते हैं कि आया तो जुजो को ढूंढ रहा था, लेकिन वो चुपचाप जाकर छुप जाता है। एंड तभी हम देखते हैं कि कुछ इन्वेस्टिगेटर्स थे वो बात कर रहे थे फिर से आरिमा की कि जब उसने पहली बार बैटलफील्ड ज्वाइन की तो वो सिर्फ 16 साल का था और मैंने विटनेस किया था वहां एक गॉड को जब उसने 30 के 30 गूल्स को अकेले मार दिया, वो भी कुछ सेकंड्स के अंदर। इज अ गॉड गिफ्टेड चाइल्ड। तभी हम देखते हैं कि वहां ताकीजावा आता है और उसके हाथ से उसकी गर्दन निकाल लेता है और फिर वो उसके सर से अब उसका खून पी रहा था और फिर वो एक एक करके उन सबको पूरी तरह मार देता है। एंड जस्ट लुक एट हिम यार, कितना ज्यादा फक्ड अप हो गया है। अंदर हम देखते हैं कि कराए ने तोरसो को बुरी तरह धो दिया था, इतनी बुरी तरह कि तोरसो को साफ पता चल गया था कि वो इसका बाल भी बाका नहीं कर सकता। और फिर वो जाता है मुत्सुकी के पीछे
जो कि जख्मी हालत में वहां से निकल रही थी। ऑक्शन स्टेज पर हम देखते हैं हिराको आकर वहां बैटल ज्वाइन करता है। तभी पीछे से आकर कुछ गूल्स उसके अटैक करते हैं जिन्हें उसकी टीम संभाल लेती है। अब जो ऊटा है पता नहीं उस पर ये कैसे एबिलिटी आई, लेकिन वो अपने फेस को हरीमा का फेस बना लेता है और हिराको तुरंत ही उसके मुंह को चीर देता है। एंड पता नहीं कैसे पर उसके मुंह को उस वक्त कुछ नहीं होता। ऊटा कहता है तो क्या तुम्हें हरीमा पसंद नहीं, और वो बस उसके साथ माइंड गेम खेल रहा था। तो देते हैं इतने में हिराको को पता भी नहीं चलता है और वो उसके लेफ्ट हाथों में कई सारे चाकू घुसेड़ चुका था। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं तो कनाए रास्ते में मुत्सुकी तक पहुंच जाता, लेकिन तभी वहां ससाकी और उसकी स्क्वाड आकर उसे बचा लेती है। तभी उसे देखकर कनाए समझ जाता है तो अच्छा तुम हो वो जिसके लिए मेरे मास्टर पागल हो रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नट क्रैकर भी इन्वेस्टिगेटर्स पर हमला करना स्टार्ट कर देती है। अब कनाए भी उसके बंदों को साइड करके सीधे जाता है ससाकी पर हमला करने, लेकिन वो अपनी फोर्स से उसे पीछे ढकेल देता है और फिर उरियू आकर उसे चीर देता है। अब उसे खत्म करते इससे पहले ही वहां उसकी दोस्त आ जाती है मात्सुमे, एंड फिर वो अपनी कांगुनी से एक दीवार बना देती है एंड उसे डिटैच करके वो वहां से निकल जाती है। ससाकी भी हैरान था कि साला ये कौन सी एबिलिटी है कि तुम अपनी कांगुनी को भी ऐसे डिटैच कर सकते हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नट क्रैकर उन सारे इन्वेस्टिगेटर्स को मार देती है और आखिरी बंदे को तो वो नट्स तोड़कर उन्हें खा जाती है। एंड देन एक इन्वेस्टिगेटर लड़की बची हुई थी, उसके पास जाकर अपने मुंह से उसकी आंखें खाती है। तो हम देखते हैं जो इनका लीडर था वाशु, वो बाहर से स्क्रीन पर बैठकर इन्हें पूरा इंस्ट्रक्शन दे रहा था और फिर वो सबको बताता है कि अभी नट क्रैकर ने हमारे काफी सारे इन्वेस्टिगेटर्स को मार दिया एक साथ और अब हम इसे ए रेड से एस रेड गूल बना रहे हैं। और फिर वो ससाकी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि क्विंग स्क्वाड ही नट क्रैकर को पकड़े। ससाकी कहता है कि ठीक है सर, बट मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मुत्सुकी काफी इंजर्ड हो चुकी है, उसे अब वापस बुला दिया जाए। और वो इसकी परमिशन दे देता है। अब जो ससाकी था वो उरियो से कहता है कि तुम इसे बाहर तक सही सलामत ले जाओ। अब उरियो का क्या था कि उसे यही मौका मिला था जहां वो प्रूव कर सकता था कि वो कितना अच्छा इन्वेस्टिगेटर है, तभी उसका प्रमोशन हो सकता था। लेकिन ससाकी उससे कह रहा था कि तुम ये बैटल छोड़कर बाहर चले जाओ। अब उसका मन तो नहीं कर रहा था, बट वो ऑर्डर मानता है वरना प्रमोशन के लालच में कहीं उसका डिग्रेडेशन ना हो जाए। बाहर हम देखते हैं कि ना की पागल हो जाता है। अपनी चमचों की डेथ के बाद अब वो पूरा खुले में जाकर ओपनली उन पर हमला कर रहा था, उसे कोई होश भी नहीं था। एंड फिर इन्वेस्टिगेटर्स भी इसका फायदा उठाते हैं और उसे गोली से छल्ली कर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो ताकीजावा था उसने 2 इन्वेस्टिगेटर्स को घेर लिया था। तभी एक इन्वेस्टिगेटर उसे पहचान लेती है और कहती है कि आप तो इन्वेस्टिगेटर ताकीजावा हो ना, आपको मैं याद हूँ, आपने हमें लेक्चर भी दिया था। मैं हीना। ताकीजावा कहता है हाँ हीना, जो क्लास के बीच बातें भी करती थी। वो कहती है हाँ वही। अब वो एक हाथ उसकी छाती में घुसेड़ता है और दूसरे हाथ से उसका सर निकाल देता है और कहता है पे अटेंशन इन क्लास। अब हम देखते हैं उरियो और मुत्सुकी ऑक्शन स्टेज की तरफ आ गए थे। दूसरी तरफ ताकीजावा उन दोनों इन्वेस्टिगेटर के सर को चबाया होता है एंड देन फिर वो जाकर सीधे हमला करता है ससाकी पर। अब ससाकी उसके हमले को रोक नहीं पाता और हल्का सा इंजर्ड हो जाता है और जब ताकीजावा उसके फ्लैश को टेस्ट करता है तो उसे मजा आ जाता है। वो कहता है इसका टेस्ट तो काफी अलग है, शायद इसीलिए इतो ने मुझे यहाँ भेजा। अब वो भागकर उस पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन इस बार ससाकी अपनी कागुने उसके आर पार कर देता है। लेकिन इसके बाद भी उसे ज्यादा कुछ दर्द वगैरह नहीं होता। वो सीधा अपनी काकुगान एक्टिवेट करता है एंड उसकी कागुने को काट कर आजाद हो जाता है। ससाकी ये देखकर समझ जाता है कि ये बहुत पावरफुल है, इसलिए वो बाकी के बंदों को कहता है अपने कि वहां से निकल जाओ। अब शिराजू वासु कहता है कि हमें यहाँ पर बैकअप की जरूरत है। वासु कहता है ये गूल SS रेट का है। इन्वेस्टिगेटर याशिमुरा, तुम अब ससाकी की स्क्वाड के साथ जाकर नट क्रैकर को मारोगे एंड ससाकी अकेला ही इस SS रेट गूल से लड़ेगा। अब शिराजू कहता है ये क्या कह रहे हो सर। ससाकी कहता है शिराजू टेक केयर ऑफ सेको, नाउ गो। और फिर वो सब वहां से चले जाते हैं। अब ताकीजावा कहता है नाउ लेट्स टॉक अबाउट सीक्रेट्स, यू एंड मी। याद हो तो यही सीक्रेट वाली बात कानेकी ने आयातो सीखी थी। अब अंदर ऑक्शन स्टेज पर हम देखते हैं तो वहाँ ओरियो और मुत्सुकी जुजू से मिलते हैं एंड फिर वहाँ आओगरी के बंदे भी आ जाते हैं। एंड अभी इस वक्त आयातो था वो बाहर जाकर नाकी को जय तैसे बचाता है। अंदर हम देखते हैं जुजो और उरियो उन सारे ऑक्शन वालों के साथ साथ आओगरी के बंदों को भी मार रहे थे। अब जब उरियो
ज्यूजो को ऐसे उन बंदों को मारते हुए देखता है तो वो एकदम से फायर्ड अप हो जाता है और अपनी कागुने एक्टिवेट कर देता है और फिर वो उन सबको मारना चालू कर देता है। उसे ये एक कंपटीशन की तरह लग रहा था और उसे ज्यूजो से हारना नहीं था। ऊपर हम देखते हैं तो मुत्सुकी के ऊपर भी 2-4 बंदे अटैक करने के लिए आ जाते हैं। वहीं ऊटा और हिराको के बीच भी लड़ाई चल रही थी और बाकी के क्लाउन मेंबर्स भी उन्हें बेल रहे थे। और सबसे खास बात थी इनके अंदर की सीसीजी वालों को इन क्लाउन्स के बारे में कुछ नहीं पता था कि इनके अंदर कौन कौन से मेंबर्स हैं, इनका अड्डा कहाँ पर है या फिर इनका पर्पस क्या है। इसमें से उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि ये क्लाउन्स का ग्रुप है क्या। अब नीचे के मोटे क्लाउन से इवाओ भी लड़ रहा था, मतलब उसका बेटा, और उसकी वो क्विंकी को तोड़ देता है और उसे पकड़ लेता है। लेकिन वो काफी पावरफुल था। वो अपने मार्शल आर्ट्स को यूज करके उसे पेलता है और उसके बाद उसकी गर्दन को पकड़कर उसको अपनी टेक्निक से तोड़ देता है। तभी हम देखते हैं जो ससाकी की स्क्वाड थी वो नट क्रैकर को मारने के लिए पहुंच जाती है। और उसकी एक खास बात भी थी कि वो साली कहीं से भी अपनी कागुने निकाल देती थी। शिराजू उछलता है तो वो दीवार के ऊपर से उसे चीर देती है। अभी हाशिमुरा कहता है देखो मेरी बात सुनो, इसके पास 2 कागुने हैं, एक कोकाकू और दूसरी बिकाकू, और इसीलिए अपनी बिकाकू को सेपरेट कर लेती है और उसे एक ट्रैप की तरह यूज करती है। अब शिराजू अपनी कागुने एक्टिवेट करता है और दूसरी तरफ से हियाशिमुरा आता है और ये दोनों अब साथ में उस पर अटैक कर रहे थे। लेकिन भाई वो भी एरी गैरी नहीं थी, काफी स्किलफुल थी और वो उनके सारे अटैक्स को डॉज कर रही थी। और एक बार तो शिराजू ने अपने अखरोट बाल बचा लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपने कागुने के लेवल बढ़वाने के बाद उरियू एक अलग ही लेवल के कॉन्फिडेंस में था और वो सारे उनके मेंबर्स को चीरता हुआ जा रहा था। एंड इस वक्त उसे लग रहा था कि साला मैं पहुंच गया हूं अब अरीमा के लेवल का, अब मैं ही हूं दूसरा अरीमा, सब कुछ नहीं है, मैं हूं सिर्फ। तभी वो नोटिस करता है बिग मैडम को जो कि ऊपर खड़ी हुई थी। वो सुपर स्पीड में जाता है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन वो उसे एक ही हमले में चीर देती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो बिग मैडम है वो भी डबल एस रेड गूल है, कोई कमजोर गूल नहीं। जस्ट बिकॉज उसके पास अपने बॉडीगार्ड्स हैं, पैसा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसे कोई भी पकड़ लेगा। लेकिन बुरी तरह घायल होने के बाद भी उरियू दोबारा उस पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। और फिर जो उसके चमचे थे वो उस पर हमला करके उसके पूरे शरीर में चाकू घुसेड़ कर उसे घायल कर देते। और फिर मैडम उसके पास आती है। तभी हम देखते हैं कि वहां पीछे से मुत्सुकी भी वहां आती है और वो वहां देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि जो बिग मैडम थी वो उरियो को अपने मुंह में डालकर खा रही थी। साली भैंस, मुंह देख रहे हो उसका। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ससाकी को ताकीजावा पूरी तरह धो रहा था एंड देन फिर वो उसे उछालकर अपनी कागुने उसके आर पार कर देता। तभी उसके दिमाग में फिर से कानी की आता है एंड वो उसे कहता है तुम्हें मदद की जरूरत है, लुक एट मी, कॉल माय नेम। अब यहाँ कानी की मर रहा है और दूसरी तरफ उरियू को बिग मैडम ने लगभग खा ही लिया। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। और अब इसीलिए इस क्लिफ हैंगर के साथ हम इस पार्ट को खत्म करेंगे एंड अभी मायूस होने की जरूरत नहीं क्योंकि शो अभी बाकी है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने एक नया चैनल खोल दिया है और उस पर मैंने एक खतरनाक कंटेंट डाल भी दिया है जो तुम्हें काफी पसंद आएगा। बाकी सारी चीजें तुम जाकर खुद देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और मैंने कमेंट में पिन भी कर रखा है। तो कैसी लगी टोक्यो गूल री? आई मीन अभी तुम्हें थोड़ी थोड़ी ये कंफ्यूजिंग लगी होगी क्योंकि काफी सारे नए कैरेक्टर्स की इसमें एंट्री भी हुई है, बट मैं यकीन मानो जितना ये आगे स्टोरी जाएगी उतना ही ज्यादा ये क्रेजी होती जाएगी और उतने ही ज्यादा रात से पर्दे उठेंगे। सो कीप सपोर्टिंग ताकि मैं ये सीरीज खत्म कर सकूं। आज के लिए बस करते हैं क्योंकि मैं बहुत थक गया हूं एंड लगभग अभी 3 बज चुके हैं। आरेगा तो